नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी समय का फेरा। तितलियों और धूप भरा दिन उतर रहा था। कमली और उदित स्कूल से लौट रहे थे। कमली 9वीं में थी। वह 18 के पार थी, पर दिखती 14-15 की थी। उसकी आबदार आंखों में बड़ी चमक थी। उदित का चेहरा किसी छोटे बच्चे जैसा अबोध और निर्दोष था। रास्ते में खूब हरियाली थी। प्रकृति के साथ उनके हृदय धड़क रहे थे। दरख्तों से गुजरते हुए उस जगह पहुंच गए जहां काले काले जामुन पेड़ पर झूल रहे थे। जामुन देखकर एक गुनगुनी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और घूम घूम कर वहीं बनी रही। बहन की आंखें उससे मिल गईं। वह बस्ता रख पेड़ पर चढ़ गई। ऊपर से ढेरों जामुन नीचे गिराकर स्वयं उन्मुक्त होकर डाल से कूद पड़ी। कमली बड़ी हो रही थी। गठन अच्छी थी। अच्छे स्वास्थ्य की कांति से ताजा दिखता सावला चेहरा, जिस पर ताजा बयार सी हंसी खूब जचती। मीठे जामुन खाते खाते उसकी काली आंखों में कुछ झिलमिलाया। वह पिछले महीने सोनपुर नानी के घर गई थी। लालटेन की कांपती रोशनी में नानी हर रात 7 राजकुमारियों वाली कहानी दोहराती। न नानी एक ही कहानी सुनाते थकती, न बच्चे छोटी राजकुमारी की हिम्मत पर चकित हुए बिना सोते। दीदिया तहरा त नानी घरे खूब मजा आयल हुई। हाँ उदित, सोनपुर बड़ा अच्छा बा। वहाँ के बाजार बाप रे, कपड़ा, नमकीन, मिठाई, बूंदा बाला, नग मोतीहार के भरमार। कुछ ठहर कर उसने शरारती स्वर में कहा, एगो बात बताई, के करो के कहबा नाना? ना पर बात का बा? वहाँ छोटकू मामा हमरा ट्रैक्टर चलाना सिखावन। इतने धीरे से बोली मानो कोई भेद खोल रही हो। अविश्वास में उदित की आंखें फैल गईं। साचो? हाँ रे, मामा कहलन कि पूरा गांव जवार में तू पहली लड़की डरेवरी सीखी है। बड़कू मामा से छिपा के हमार लाइसेंस भी बनवा देले। वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ट्रैक्टर चलावे में बड़ा मजा आवेला। जिधर ट्रैक्टर जाई जमीन खोदा जाई, खच खच। वे मुखिया सूरज देव के खेत पर आ पहुंचे थे। सूरज देव का आसपास के गांव में डंका बजता था। 50 बीघा खेत था। उत्तर दिशा में बड़का ड्योढ़ी थी, जहां उनकी माँ बर्तन बासन करती थी। उसका रुतबा ऐसा कि उसकी मर्जी के बिना बस्ती सलीमपुर में पत्ता तक नहीं हिलता। खेत में उसका ट्रैक्टर खड़ा था। ड्राइवर चलितर गाछ तले बैठा बीड़ी फूंक रहा था। कच्ची बुद्धि की लहक। उदित ने कहा, दीदिया चला के दिखाओ ना। चलितर चचा कुछ ना कहिए। चलितर सचमुच भला आदमी था। उदित भागकर उसकी अनुमति भी ले आया। फिर क्या था, कमली ट्रैक्टर पर ड्राइवर की सीट पर जा बैठी और वह चल पड़ी घर घर। हैरान आंखों से भाई अपनी होनहार बहन को देखता रहा। वह आत्मविश्वास से लबरेज थी। कमली ने इशारा किया, अब चलना चाहिए। ट्रैक्टर रुक गया। दोनों उतर गए, पर कमली अपने अंदर एक सिरहन महसूस कर रही थी। दोनों उछलते कूदते घर की ओर बढ़ने लगे। बस्ती सलीमपुर में शाम को चौक पर सूरज देव की ओर से कृष्ण सुदामा की कथा होने वाली थी। वह 4-6 महीने में एक बार कथा बचवाते थे। शामियाना, जनरेटर और सजावट के दिगर सामानों को मंगाकर इंतजाम हो रहे थे। कुछ देर खड़े खड़े दोनों सारी लीला देखने लगे। उन्हें सब मन भावन लग रहा था। घर पहुंचने में देर हो गई। बसमतिया झोपड़ी के बाहर ही खड़ी थी। उन्हें देखते ही मीठे मीठे डांटने लगी, अब वे स्कूल से आ रहल बाड़ू दुनो? कारे कमलिया, उदित त लड़का बा, तू काहे मुंह उठाए घूमत रहेलू? जब हम तोहर उम्र के रही। हंसकर कमली ने अपनी माँ की बात पूरी की। पूरा गिरस्ती संभाल लेत रही। सास ससुर नाक में नकेल डाले रहत रहे। तीनों हंस पड़े। गर्मी बहुत थी, पर हवा सुहानी बह रही थी। बसमतिया अलमुनिया के छिपा में रोटी प्याज नमक रखकर बेटा आगे परोसा तो वह नाक भौं सिकोड़ दिया, हम रोटी प्याज ना खाए। अपने छोटे से झोपड़े में यह किसी शहजादा से कम नहीं था। बेटा देख कैसन नरम नरम रोटी बा, माई दूध रोटी खाई, कहकर कमली भाई के लिए दूध गर्म करने लगी।
बसमतिया थोड़ा दूध सुबह चाय के लिए बचाकर रखती थी, पर एकर जीव तू ऐसन बिगाड़ देलू कि बिना दूध के एकर गला में कौर ना उतरे। खा पीकर दोनों भाई बहन भागे कथा सुनने। बस्ती सलीमपुर में ढलती शामें गहरे सुकून से भरी होती। फिर पंडित जी कथा को अत्यंत रोचक बनाकर उन्हें मायावी लोक में पहुंचा देते। दिन के 24 घंटे सोख लेने वाली गृहस्थी थी बसमतिया की। इसी के लिए वह और उसका पति नगेसर जी जान से संघर्ष कर रहे थे और इंच इंच करके आगे बढ़ भी रहे थे। दोनों प्राणी कृषि मजदूर थे। वे क्या जानते थे कि धीरे धीरे खेत खलिहान की पूरी अवधारणा ही बदल जाएगी। जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई के लिए ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें सूरजदेव ले आएंगे। उसकी फसल की इस हौस ने दोनों को बेरोजगार बाहर धकेल दिया। सूरजदेव कृपा कर बसमतिया को अपने घर काम पर लगा लिया, पर नागेसर को अपने प्यारे बस्ती सलीमपुर को छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। वहां वह रिक्शा चलाता था। दोनों बराबर पसीना बहाकर घर की गाड़ी खींच रहे थे। वे बच्चों को तालीम दिलाने के हामी थे। वे अपनी अगली पीढ़ी को संवरते देखना चाहते थे। दोनों की आंखों में आने वाले कल की सुनहरी तस्वीरें थीं। बसमतिया का प्रधान कर्म मातृत्व था। इसके लिए जैसे बढ़ई लकड़ी को साधता है, वैसे ही उसने अपने को साधा। उसके स्वभाव ने उसे विश्वसनीय बना दिया था। गांव के आदमी पान के शौकीन थे ही, अब औरतें भी पान की लत पालने लगी। वह सूरजदेव के घर से छूटने के बाद घर घर पान पहुंचाने लगी। इन दिनों कोल्ड ड्रिंक भी पहुंचाने लगी थी। जिस दिन ज्यादा आमदनी होती, घर में सबकी हंसी बढ़ जाती। यहाँ का बाजार भी हर दिन बड़ा होता जा रहा था। महंगाई से कहीं अधिक लोगों के पास पैसा बढ़ गया था। इच्छाएं तो आकाश के समान ऊंची होती हैं, फिर भी वह अपने हिसाब से रहती। जितना तेल उतनी बाती। बहती बयार में वह अकेली निश्चिंत बैठी बेटी के ब्याह के सपने देख रही थी। सामने चांद मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे चढ़ रहा था। रात सितारों से भरी जा रही थी। नित्य की तरह दोनों स्कूल से लौट रहे थे। गर्मी से सींचता दिन ढलान पर था। ट्रैक्टर आज भी खेत पर खड़ा था। चलित्र ड्राइवर वहां नहीं था। बच्चों ने समझा ढलते दिन की हल्की हवाओं में उसे नींद आ गई होगी। वे दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। दीदिया ट्रैक्टर चलाओ ना। ना कौनो देख ली। यहाँ तक कोई नहीं खे। फिर तोरा लगे लाइसेंस बा। ट्रैक्टर फिर वैसे ही घर घर चल पड़ा। ये सब जैसे खुद ब खुद हो रहा था। उनका मन फिर उड़ने लगा। इसी समय किसी यमदूत सा बद्री ड्राइवर पेड़ के पीछे से निकल आया। उसे देखते ही इन मासूमों का कलेजा धड़क उठा। वे इससे बिल्कुल बेखबर थे कि आज चलित्तर की जगह बद्री है। बद्री को नागेसर के घर का सुख चैन सदा से नागवार लगता था। वह चबा चबा कर कुछ बुदबुदाता हुआ इनके पास आकर खड़ा हो गया और तीखी नजरों से देखने लगा। वे दोनों अक्षम्य अपराध के मुजरिम बने ट्रैक्टर से उतर गए। डर और आशंकाएं भीतर दौड़ने लगी। बित्ते भर की छोरी और करतब देखिन कर। देव एक झापड़ कि सब डिलीवरी निकल जाई। दोनों की बोलती बंद। धूर्तता और भोलेपन के बीच विवेक का स्वर अवरुद्ध हो गया। ड्राइवरी के शौक चर्राइल बा। ठहर बतावतानी। इस वाक्य में खतरे जैसी बात लगी। बद्री के चेहरे पर पल पल बदलते भावों को देखकर उसे साजिश का अंदेशा होने लगा। कमली अपराध भाव से धसी जा रही थी। उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। उदित सब अजूबे की तरह देख रहा था। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी। वह हनुमान जी को याद करने लगा। बेहद थकी कमली घर पहुंची। बेटी का निस्तेज उदास चेहरा देख बसमतिया सदमे में आ गई। तभी कमली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पश्चिम की ओर डूबने वाला गोला जाने की सूचना दे रहा था। अचानक बाहर से जोर जोर से पुकारने की आवाज आई। उदित, उदित, कहाँ मर गया रे? चल बाहर निकल। यह बेशरम फटी आवाज बद्री की थी। बसमतिया अपने दोनों बच्चों के साथ झोपड़ी के बाहर निकली। बद्री के साथ खुद सूरजदेव खड़ा था। इस कद्दावर अतिमानव से कमली की रूह कांपती थी। सूरजदेव के चेहरे पर ऐसा क्रूर सख्त भाव था जो उसकी पलकों को झपकने तक नहीं दे रहा था। तीनों का कलेजा केले के पत्ते सा कांप उठा। जिस्म भय से सिहर उठा। देखतानी बस्ती सलीमपुर में बड़ छोट के लिहाज खत्म हो रहल बा। बसमतिया गिड़गिड़ाई। हमनी के कौनो भूल चुक भइल त दया करी मालिक।
पर अहंकारी को समझ पाना बहुत कठिन था। सूरज देव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह लावे की तरह उबल रहा था। कारे छोरी, तोहरा पर कोनो लगाम नहीं खे? डर की मारी कमली पसीने पसीने हो गई, चेहरा जर्द पड़ गया। बद्री खामोश खड़ा मजे ले रहा था। चार आखर पड़का लेहली कि अपन औकात भूल गईली। ई बात कान खोल के सुन ले। अब अगर ट्रैक्टर के नजदीके गईलू त तहार बोटी बोटी काट के फेंक दे। गुस्से में जमीन पर पैर ठोक कर उसने कहा। बसमतिया फिर गिड़गिड़ाई। मालिक समूचा सलीमपुर एकर चलन जाने ला। बेटी पर नजर ना रखे और जबान चलावत बाड़ी। लड़कियन के इतना सिर चढ़ावल ठीक नहीं खे। लाड़ दुलार आपन जगह पर कायदा कानून त जाने चाहिए। बद्री ने कनखियों से इन्हें देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह विष धारण करने वाले बिच्छू की तरह अपनी दुम उठाकर घमंड में खड़ा था। अपना कान खुरच कर कहा, ई सब राउर भले मानसी के नतीजा बा। फिर बात में तह लगाकर बोला, ई मत भूलम मालिक कि भुक्खड़ लोग जब बेलगाम होई तो कोई न रोक पाई। एक अत्याचारी झूठी सूरत बनाकर दूसरे अत्याचारी को भड़का रहा था। तीनों बुत बने सुन रहे थे। रउरा एगो हल्का सा इशारा कर दी त इनकर छठी के दूध ना याद आ जाए तो हमार नाम बद्री नहीं। उसकी आवाज की तलखी से इस वक्त पेड़ों पर चचहाने वाले परिंदे भी खामोश हो गए। उदित का मन हुआ मारे एक ठूसा उसके मुंह पर। उसके जाने के बाद एक लानत भरा सन्नाटा सर्वत्र फैल गया। सब पलक झपकते घटित हो गया था। सूरज देव को पुरातन से मोह था। अच्छे बुरे के प्रतिमान उसके अपने गढ़े हुए थे, जिसमें फिट होने के लिए दूसरों की काफी काट छाट करनी पड़ती थी। सांझ का धुंधलका गहराने लगा था। झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। बसमतिया का सिर चकरा रहा था। जाते जाते क्या कह गया बद्री। उसका मन भय से सन गया। कारे कमलिया, तू तो बड़ी समझदार बाड़ू, सब समझे बुझेलू, फिर सूरज देववा के स्वभाव भी। बेटी का भयग्रस्त चेहरा देखकर रुक गई, फिर प्यार से कहा, चल खाना खा ले। आज चोखा बनवले बानी, तोरा चोखा पसंद बाना? वह न हिली न डुली। ऐसे करे से कैसे काम चली, अब जो होई वो देखब सब। उस रात कमली की सांसों में अथाह भारीपन था। जिस बात का डर था आखिर वही होकर रही। वह कोई सी भी करवट लेती, ग्लानी सामने खड़ी होती। सुबह 1:30 कोस चलकर दोनों भाई बहन स्कूल आए। आते ही स्कूल के दरबान ने कहा कि कमली को हेडमास्टर साहब बुलाए हैं। दोनों के चेहरे पर दहशत छा गई। मदन लाल हेडमास्टर जैसे उन्हीं के इंतजार में बैठा था। वह 1 नंबर का घमंडी और 2 नंबर का मूर्ख था। दोनों आकर सिर नीचे कर खड़े हो गए। उसने पहले उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, कमली, तुम आज से स्कूल में नहीं पढ़ोगी। सूरज देव मुखिया जी ने तुम्हारा नाम काटने का हुक्म दिया है। एक भीषण भय की लहर उसके जिस्म में घुस गई। सूरज देव के नश्तर ने दोनों बच्चों को लहूलुहान कर दिया। दिन में काली रात हो गई। बिना उनकी ओर देखे मदन लाल निर्मम भाव से रजिस्टर पर झुक गया। दोनों फालतू से खड़े रहे। जाहिर था कि अब बचाव का रास्ता नहीं, बस एक खौफ का एहसास था और सब कुछ समाप्त हो जाने की पीड़ा। मदन लाल काठ बना बैठा रहा, जैसे एक मासूम बच्ची के पागल हो जाने वाली परिस्थिति से उसका कोई वास्ता नहीं। पर वे कोमल चेहरे वाले विद्यार्थी अभिशप्त थे सब सहने के लिए। विचित्र कुहासे में लिपटे दोनों हेडमास्टर के कमरे से निकले। उदित को घुटन सी हो रही थी। बहन के इस ध्वंस के लिए वह जिम्मेदार था। उसके लिए मन में घोर अनुराग पैदा होने लगा। तो कक्षा में जा भाई, घंटी बाजे के टाइम हो गई। उसे लगा कि उसके शब्द भाई तक पहुंचने के बजाय किसी अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके भीतर गुबार सा उठ रहा था, मानो एक इमारत भरभरा कर गिर पड़ी हो। वह अकेली स्कूल से लौट गई। विचार जाल में उलझी वह घर की ओर बढ़ी जा रही थी। चारों ओर शब्दहीन रुलाई गूंज रही थी। तब तक का संकलित जोश, उत्साह, साहस, आनंद सब लुप्त हो गया, मानो उसे देश निकाला दे दिया हो। घर आकर भी हेडमास्टर के भरतरसना भरे स्वर कानों में गूंजते रहे। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी आंखों से आंसू नीचे न लुढ़के, लेकिन वह रो पड़ी। सुबकियों से उसका सारा बदन हिलने लगा।
बसमतिया जब लौटी तो आसमान के तारे गर्द में धुंधले हो रहे थे। बाहर से ही झोपड़ी उदास और अकेली लग रही थी। बेटी का चेहरा देखते ही उसकी बची खुची तरलता भी लुप्त हो गई। निसहाय कमली ने माँ को सब कह सुनाया और बिलख बिलख कर उसकी गोद में गिर पड़ी। सुनकर वह सन्न रह गई। दुख के किसी गहरे कुएं से कमली की आवाज आई, माई मन करता है हम मर जाएं। ऐसे ना बोले के बेटी। वह बेटी की पीठ पर हाथ फेरने लगी। आज उदित की आंखों में शेखी और शरारत की एक भी रेखा नहीं थी। अपराध भाव से ग्रस्त उसने बहन से पूछा, दीदिया तू हमरा से नाराज बाड़ू? धत, तोहर का कसूर? हम बड़ होके एगो ट्रैक्टर खरीदब तो ओकरा चलई है। तब देखा अभी साला सूरज देवगा कैसे डांटता। उसके किशोर मन में आगे पीछे की उलझी उलझी बातें चल रही थी। उसकी नन्ही आत्मा में हलचल मची थी। जिंदगी पर उसकी राय बदल रही थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि मन में जो घुमड़ रहा है उसे कैसे व्यक्त करे। क्या वह मुखिया से भी सब छीन सकेगा, वैसे ही जैसे उसने उससे सब कुछ छीना है? कमली के मन की पीड़ा उसकी सांसों पर बोझ बनकर बैठ गई। हेडमास्टर जी के कहे गए एक एक शब्द बर्छियों की तरह चुभते। भाई के कहने पर दो कौर जैसे तैसे निकलकर मुंह झाँप कर सो गई। रात को उसकी नींद खुल गई। खिड़की के बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। उसे लगा कि अब इसी अंधेरे में उसको गुम हो जाना है। सुबह हुई पर सुबह की कोई रौनक का कोई अवशेष नहीं। पर बसमतिया को धंधे पर जाना था और उदित को स्कूल। वे दोनों कब के जा चुके थे, पर कमली अब भी वहीं बैठी थी, जड़ सी। बेतहाए कपड़े खटिया पर पड़े थे। चूल्हा भी राख से अटा पड़ा था। घर में सब तरफ एक बासीपन था, पर उसमें कुव्वत कहाँ थी कि उन्हें सहेजे समेटे। बस रह रहकर हुक सी उठती। इस विपत्ति में किसी ने साथ नहीं दिया। जिसकी समझ में जैसा आ रहा था वैसा ही कह रहा था। किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती। बदनामी के धुएं में दम घुट रहा था। पतझड़ के आते जमीन पीले पत्तों से पट गई। बसमतिया पहले बेटी को डांट डपट भी दिया करती थी, पर अब डांटना एकदम छोड़ दिया। वह घर बिखरने से रोक रही थी। मर्द साथ होता तो बात अलग थी। यहाँ तो अकेले ही उसे संभालना था। भला क्या पाया इस जिंदगी से सिवाय जिल्लत और फजीहत के? माई बाबू का घर क्या छूटा। जिंदगी जद्दोजहद और मुश्किल दौर से गुजरती रही। बेटी के स्कूल छूट जाने का गम उसे सालता। वह कभी बेटी के भावों को पढ़ती, कभी उसकी मुद्राओं पर दृष्टि डालती। उसे लगा यह दब्बू होती जा रही है, पर वह खुद अपने काम करने की भरसक कोशिश करती। सोचती कटा हुआ गाज फिर बढ़ता है, कटा हुआ चांद फिर पूरा होता है। वैसे ही उसके दिन भी। उसके तो सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। बेटी को पढ़ाने का सपना सपना ही रह गया। कमली का चित्त किसी चीज में समरस नहीं हो पा रहा था। इस मकड़ जाल से निकलने की चेष्टा भी नहीं कर रही थी। उसके मन में बदले की भावना, घृणा, क्रोध जैसा कुछ भी नहीं था। सपनों में जीने वाली लड़की एक कोठरी में बंद हो गई। एक ही दायरे में छायाहीन प्रेत जैसी मंडराती रहती। पर उदित के मन में आस थी कि बाबू आएगा, दीदिया फिर स्कूल जाने लगेगी। इधर बाबू का फोन नहीं आया था। जगत चच्चा अपने मोबाइल से हालचाल पूछते तो है। माई सब बात जरूर बताई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे चच्चा का नंबर भुला गया। इन दिनों अटकलें लगाना जैसे उसका काम हो। बसमतिया सूरज देव के यहाँ चौका बर्तन कर रही थी। वह अपने काम से मतलब रखती, न किसी से बैर न किसी से प्रीत। किंतु बेटी की व्यर्थता का बोझ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। सयानी बेटी को घर पर अकेली छोड़ना मुनासिब नहीं लगता था। मालिक के यहाँ नौकर नौकरानियों की पलटन थी। एक दिन बटेसर बहू ने काम छोड़ दिया तो उसकी जगह उसने कमली को रखवा दिया। उसका सूरज देव की ड्योढ़ी पर जाने का मन नहीं था, पर अब वह इच्छा अनिच्छा से परे होने लगी थी। मालकिन ने समझाने के अंदाज में कहा, बस मतिया के बेटी जानकर तुमको रख लिए। काम ठीक से करना पड़ेगा, नहीं तो मालिक का गुस्सा तुमको मालूम ही है। उसके समझाने में भी तलखी थी। उसका तन दौलत की रोशनी में नहा रहा था। सूरज देव का ऐसा कहना था कि कमरे में लेटो, सो, टीवी देखो, सिलो, काढ़ो, बस घर से बाहर नहीं निकलना। 3 बेटियां थीं उनकी, तीनों अपनी अपनी ससुराल। वह घर बार क्या देखती,
उसे तो कभी पेट में शूल तो कभी सीने में। घर में कई जन थे जो पुकारे जाने पर जी मलकिनी कहते भागते। रसोई घर में महाराजिन की आवाज इतनी कर्कश थी कि कमली सहम जाती। माई ने उसे बताया कि वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसकी सारी जमीन पट्टेदारों ने हड़प ली। उनसे लड़ते लड़ते उसका सारा वजूद ही दक्खिनी गांच हो गया, सूखा सूखा कांटों से भरा। उसके आते ही उसका काम पकड़ा दिया गया। वह सिल पर रखी मिर्ची पीस रही थी। उसकी लटें बार बार आंखों पर झूलने लगती। लटें पीछे करती तो आंख में मिर्ची लग जाती। बसमतिया भी काम कर कर के उकता चुकी थी। उकताए स्वर में बोली, जाके मलकिनी के बोला कि चुड़हारी नाइल बा। लोढ़ा चलाते चलाते उसका शरीर इतना थक गया था कि उसे चारों ओर चीजें घूमती नजर आ रही थीं। बगल गांव से चुड़हारिन बांस की टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर आई थी। उसे देखते ही मलकिनी प्रसन्न हो उठी। उसका चूड़ियां पसंद करने का कार्यक्रम घंटों चलता रहा। सूर्य की लाली अब कोहरों को चीरकर बाहर आ गई थी। सवेरे सवेरे हल्की ओस के कारण जमीन काफी नम हो गई थी। इसी समय सोनपुर से राम सेवक ठाकुर आ गए। वह बसमतिया के गांव के थे। उसके बड़े भाई की बेटी सुमित्रा के विवाह का निमंत्रण और हल्दी की गांठ उसे देकर कहा, सुमित्रा के शादी पक्का हो गई। पाहुन के तोहरा और बच्चन के बुलावल बा। शादी 20 तारीख के बा। इतना जल्दी? बसमतिया ने पूछा। पिछले हफ्ते लड़का वाला जबान देल, अब आषाढ़ के आखिर लगन। फिर बेटी के ब्याह में देर करल ठीक नहीं खे। राम सेवक ठाकुर के जाते ही वह बच्चों को बताने लगी, अरे उदितवा, अरे कमलिया, सुन सुन। स्वर के उछाल सुन दोनों भागे आए। सुमित्रा के ब्याह बा 20 तारीख के दिन धराइल बा। हमनी सोनपुर जाए? उदित ने पूछा। हाँ रे, सबे कोई जाई, मामा सबे के बुलैले बाड़न। इस खबर ने सबके चेहरे पर रंगत घोल दी। कमली को छोटकू मामा से मिलने का मन था। इस समाचार से उसके भीतर पुलक हिलोरे लेने लगी। बसमतिया अपना संदूक खोलकर देखने लगी। 1900 रुपए थे। ये उसकी सालों की बचत थी जो घर के खर्चे से काट काट कर जोड़े थे। उसे सुमित्रा के लिए प्यार था, पर सुमित्रा कमली से छोटी थी। यह बात उसे भीतर ही भीतर खटकने लगी। वह चाहती थी कि कमलिया के लिए कोई अच्छा घरवर मिले। वह उत्साह से तैयारी करने लगी। इन दिनों अक्सर आहें भरती रहती थी, पर अभी न जाने कहाँ से शक्ति आ गई थी। कब कैसे कितना करना है, इसकी 36 बार योजना बना चुकी थी। भाई बहनों से मिलने की तमन्ना, माई को देखने की तमन्ना, शादी के आमोद प्रमोद में शामिल होने की तमन्ना और न जाने क्या क्या तमन्ना थी मन में। इस भाग दौड़ में उसका ही नहीं, कमली और उदित के विषाद भी घुल गए। पिछली घटनाओं को लेकर उठते सवालों की घुमड़ से पीछा छूट गया। वह अब एक घटना मात्र रह गई। उनकी हंसी वातावरण में तैरने लगी। अरे कमलिया, हमार मनवे अस्थिर न रहे, समझे नहीं खे आवत, का रखी काना। माई हमरा बैठ के लिखवा दे, फहरिस्त बना ले। मगर बसमतिया कुछ और ही सोच रही थी। देख, वहां बढ़िया पहिन ओढ़ के रहिल। शादी ब्याह में 10 लोग देखेला। हाथ लिखला, हरा टिकुली, रेशमी फूंदा, काजल। सहसा उसे कुछ याद आया। कमली, तनी बकसवा तक खोल। वह झट उठी और बक्सा खोलकर उलटने पुलटने लगी। माई, तोरा पहनने ओढ़ने के तनी को शौक नहीं के। इतना सुंदर सुंदर साड़ी बक्सा में जुगा के रखले रहले। ई सब तोरा लबा। सुन, तनी ई ललका साड़ी पहन के दिखा तो। वह तुरंत लाल साड़ी पहनकर उसके सामने खड़ी हो गई। लाल रंग से उसका सारा मुखमंडल सौंदर्य से दिखने लगा। बसमतिया ने प्यार से बेटी के चेहरे की चमक को निहारा और हौले से सिर हिलाकर कहा, ब्याह के दिन यही साड़ी पहनिन। हाँ, एगो डिढ़ौना जरूर लगा ली है। काहे माई? नजर गुजर ना लगी। वह माँ के गले में झूल गई। खुशी आहिस्ता आहिस्ता उस घर में समा रही थी। इस शुभ समाचार ने बहुत से अंधेरे को नष्ट कर दिया था। नागेसर पूरे 6 महीने बाद गांव लौट रहा था। गमछा में मुंह पोंछा और तेज चलने लगा। रास्ता सुनसान था। थोड़ी देर ठहरकर उसने इधर उधर तजवीजने की कोशिश की। वह नयका पोखर के नजदीक पहुंच गया था। अंधेरे में पोखर का पानी एकदम सोया हुआ था।
शिवाला भी सुनसान था। वह दिल्ली में ढेरों धूल फाक कर लौटा था, सो पोखर के पानी से छप छप हाथ मुंह धोया। फिर बड़े बड़े डग भरने लगा। वह इन रास्तों का इतना अभ्यस्त था कि आंखें बंद कर भी चल सकता था। बस्ती सलीमपुर के पास आते ही उसके पैरों में और तेजी आ गई। इधर कई दिनों से उसे घर की बहुत याद आ रही थी। वहां की भीड़ भाड़ में एक अजीब तन्हाई थी जो उसके अंदर हरदम बजती रहती। यादों की चक्री उल्टी घूमने लगी। एक एक कर अपने यार दोस्त सबका ख्याल आया, पर अब वे वैसे नहीं रह गए थे। पता नहीं आदमी बदल जाता है या समय उसे बदल देता है। दिल्ली में तो बैल बनकर रह जाता है, बंधिया बैल। दिन भर जागकर पेरना पड़ता है। अपनी गुर्बत किससे कहे, यहाँ आते ही वह आदमी की तरह सपने देखने लगता है। वह नए सिरे से झोपड़ी मरम्मत करवाने और बेटी की शादी किसी खाते पीते घराने में करवाने तक की सोच गया। घर के पास पहुंचते पहुंचते वह भावातिरेक से भर उठा। वह सोचकर आर्द्र हो उठा कि कहीं उन्हें देखते ही खुशी के मारे रोना पड़े। झोपड़ी में टिमटिमाती डिबरी की रोशनी फैल रही थी। अचानक नगेसर को देखकर पूरी झोपड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई। कमली उदित के पांव छूते ही उसे भीतर तक एक वात्सल्य नहला गई। वह देर तक सबको देखता रहा। बहुत कुछ था इस दृष्टि में, मोह, माया, ममता, आनंद, एक संपूर्ण दृष्टि थी यह। उसने रसिक भाव से पत्नी को देखा। वह दुबला कर हड्डी हो गई थी, गाल की हड्डी धस गई थी। पहले कैसी चंपा सी महम करती थी, पर होठों की मुस्कान की थिरकन अब भी पहले जैसी ही थी। मन में एक कचोट उठी और अनजाने ही वह किसी अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। इसी वान में आते जे सुख मिलेला ओकर कौनो तुलना नहीं खे। यहाँ के आकाश तक अपना टोला मोहल्ला लगेला। नागेसर बहुत खुश नजर आ रहा था। इस उम्र में भी चेहरे पर जज्बात की रोशनी आ गई। हालांकि उसका बदन भी इस बीच बहुत कमजोर हो गया था। कलछी से पानी निकालकर वह मुंह हाथ धोने लगा। उसके भीतर भावनाओं का संचार हो रहा था। कमली ने पानी में चीनी नींबू डालकर शरबत बनाया और मुस्कुराकर पिता को दिया। कौन क्लास में गई? उसकी मुस्कुराहट उदासी में परिणित हो गई। जवाब न पाकर नागेसर ने अपनी बात फिर दोहराई। उसकी आंखें बीते हुए हादसे की सुगबुगाहट क्षण भर के लिए अपनी पहचान दे गई। नागेसर को लगा कि यह कुछ उलझन में है। बसमतिया ने बात संभाली। वह रुक रुक कर समझदारी से सारी घटना बताने लगी। ध्वस्त वर्तमान और अनिश्चित भविष्य के लपेटे में उसका चेहरा आतंकित हो गया। अचानक वहां गाढ़ी उदासी फैल गई। भगवान सबके रक्षा करेला, हम महीनों के करी हैं। भगवान रक्षा करीतन त ई परलय होइत। नागेसर ने बात पकड़कर फिर उछाल दी। दूसरे दिन सुबह चूल्हे में लकड़ी लहकाती मकई की मोटी रोटी थाप रही थी। कमली ने शब्द मिट्टी के घड़े से एक लोटा पानी निकालकर पिता के सामने रख दी। उदित को पिता की चुप्पी बबूल के कांटे की तरह चुभ रही थी। उसके चेहरे पर संघर्ष की छाया थी। बसमतिया विवाह की बात छेड़ते हुए बोली, सब खातिर लूंगा लत्ता चाही, रुपया के इंतजाम करे के होई। माई सोनपुर सबके बुलौले बाड़ी। नागेसर कुछ नहीं बोला। हमर बात रौरा सुनतानी? तू हमरे दोस्त देबू, परदेश में धन कमाइला आसान बा का? कितना कतर ब्योत करो, चना फाको, पेट तन काटो, एक एक पैसा दांत से पकड़ो, मगर बेबाक होना मुश्किल। हमरा में अब पहले जैसा ताकत भी ना रहल। बसमतिया का सारा उल्लास बुझ गया। खेल त सबे किस्मत के बा। तीसरे दिन से शुरू हो गया नृत्य का प्रलाप, रुपये की खिचखिच। इस खींच चिल्लाहट से उदित को पिता का चेहरा बहुत खराब लगता। उसे लगता पिता की दुनिया उनसे अलग है। माई के पास आया तो वह रो रही थी। कोई सिसकी न सिरहन। वह अक्सर माँ को चुपचाप रोते देखा था। अभी इस पल उसका मन हुआ कि माँ को दुखी करने वाले का गला घोट दे। बसमतिया आज सूरज देव के घर से जल्दी निकल गई थी। वह तेज कदमों से चलती हुई घर लौट रही थी। रास्ते भर वह विवाह में जाने की योजना बनाती रही। वह दिन चढ़े तक काम पूरा कर लेगी। 5 बजे का बस है। घर पहुंचते उसने सामान का जायजा लिया। इतने में मालिक के घर से गणेशिया पहुंचा। आते ही उसने कहा कि मालिक ने नगेसर को बुलाया है। नगेसर के जाने के नाम से रास्ते में जो योजना दिमाग में थी वह सब गड़बड़ा गई।
अजीबोगरीब ख्यालों से घिरा नगेसर घर से निकला। बरसाती नम चिपचिपाती हवा उसको छूती तो उसके माथे में बल पड़ जाते। वह सोच रहा था कि सूरज देव ने किस लिए बुलाया होगा। जरूर टिक्टर वाली बात होगी। ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। कोई एक बवाल हो तो सुलटाया जाए। यहाँ तो सौ झंझट। दूसरे ही मेहरारू बेटी पर नजर रखती नहीं, मेरी इज्जत बिगाड़ने पर तुली है। इस वक्त वह काफी बेचैन मन स्थिति में था। सूरज देव ड्योढ़ी के सामने ही मिल गया। उसके हाथ में दारू का आधा गिलास था। पीकर वह बहकता नहीं था, उसे खुमार आ जाता था। नगेसर ने सलाम किया तो उसने जरा भी नरमाई नहीं दिखाई। नगेसर का गला खुश्क हो गया। कारे नगेसर, ढेर चर्बी चढ़ गई है। यहाँ आके माथा टेकने भी नहीं आता। कटुता और व्यंग से उसके होठ टेढ़े हो रहे थे। इसके आगे नगेसर को कुछ कहना बेकार लगा। तभी वहां बदरी ड्राइवर आकर खड़ा हो गया। अजीब काइयां सी आंखें लग रही थी उसकी। नगेसर आगे सुनने की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। गरीबी लाचारी सब उसके सिर चढ़ा आ रहा था। वह अलिप्त भाव से चारों ओर नजरें घुमाने लगा, पर अपने ऊपर सूरज देव की सीधी नजर महसूस कर रहा था। उसके जबड़े कुछ देर ढीले रहे, फिर कस गए। हमरे साढ़ू आरा से आ रहे हैं, उनके खातिरदारी के लिए तुमको तैनात रहना होगा। इन्हीं दिनों उसे सोनपुर शादी में जाना था। उसका सारा शरीर झंझना गया, पर जुबान पर भारी ताला लगा था। बुलाने पर वह कभी पीछे नहीं हटता, किंतु अभी बदरी यह सब जानता था। वह चुप उसकी घबराहट देख रहा था। उसे तंग करने का वह एक भी मौका नहीं छोड़ता। धूर्तता की वजह से वह 2 कदम आगे रहता। नगेसर की इस असाध्य स्थिति से उसे क्रूर सुख मिल रहा था। उसी ने उसके खिलाफ यह साजिश रची थी। नगेसर के माथे की नसें बुरी तरह खिंचाई। उसने हकलाकर कहा, मालिक, ससुराली में बियाह बा, सभी के न्योता बा, हमनी के। उसकी कोशिश असफल हो रही थी, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसकी स्थिति अभी बहुत नीचे दर्जे की थी। मालिक वहां के आके राउर सेवा में लग जाए। बहुत दबी जबान से कहने पर भी उसकी आवाज थरथरा गई। कारे, 20-30 बेत खा के बात मनवावे पड़ी। इस पर तो नागेसर को घुन्ना चुप्पी मार गया। इस समय कुछ बोलना तोप के मुंह में गोला डालने समान था। क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? यह सरासर जाती थी। सवाल और जवाब के बीच गहरी खाई थी। तो कल भोरे से आ जाना, 3-4 दिन की बात है। नगेसर की दृष्टि शून्य में भटक गई। वह निरुत्तर था, आखिर निरुत्तर ही रहा। उसने उसकी बात मान ली। एक अजीब बेबसी से वह वहां से चला। सूरज देव ने उसे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। सपनों का जो जाल वह इतनी विसंगतियों के बावजूद बुनता आ रहा था, टूटकर चूर चूर हो गया। शादी में जाना, साली सरहद से मौज मस्ती करना, साला साढ़ू से बोलना बतियाना, इस आदेश ने सब स्वाहा कर दिया। घर का विचार करते वह कांप जाता। धुंध और बादल के कारण आज असमय अंधेरा घिराया था। खुशी के पल बिना अनुभव किए बीत गए। वह हर मोर्चे पर अकेला खड़ा था। बसमतिया कमली और उदित के साथ तैयारी में व्यस्त थी। खजूर निमकी की सुगंध से घर महक रहा था। शादी की तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसी तरकीब में तीनों जुटे थे। रउआ आ गईली, हमर त प्राणी सुखत रहे कि का बात हो गई। अब जल्दी करें, अबेर हो जाई तब बस निकल जाई। पति की चुप्पी देख उसे खटका हुआ। का बात बा? आदेश और उसके पालन की अपनी स्थिति उसने स्पष्ट कर दी। वह अचकचा गई। रउआ होशबा का कहतानी? पर बात 100% होश में की गई थी। बसमतिया का संचित क्रोध उफन उफन कर बाहर आ रहा था। गुस्सा नगेसर को भी आ गया। दोनों बच्चे फालतू पड़ गए। बिना एक दूसरे को देखे वे अपनी उद्विग्नता दबाए खड़े थे। सच्चाई सांप की तरह अपना पंजा कस रही थी। सूरज देव ने फिर जले पर नमक छिड़क दिया। उदित का मन हुआ देव से कसकर एक झापड़। इस घटना की अनुगूंज पूरे अतीत और भविष्य में पसरती गई। इतनी फजीहत देखी, अगड़म बगड़म सुना कि बसमतिया का व्यक्तित्व खारापन और संवेदनशीलता से मिलकर बना था। वह देख भी रही थी, मुसलसल देख रही थी। रेगिस्तान हर तरफ एक सा नजर आता है। वहां बहन बहनोई भाई भौजाई का कहीं रौरा ना रहब त।
अरे बियाह शादी में हमार तबीयत खराब हो जाला। 4 दिन खातिर यहाँ आईली, यहाँ अकेले कैसे रहब, रोटी पानी। कमलिया के यहाँ छोड़ दे। वह तिलमिला गई। राउर कलेजा पत्थर के बा। अरे शादी में जाए के इतना शौक से। कमली का दिल धक धक करने लगा। ई सब तोहनिए के करल करावल बा। अब तू उदित के साथ चल जा। मुखिया डायरेक्टर वाला बात से पहले ही नाराज बड़न। वह तड़प उठी। कैसन बाप बानी। वह निढाल हो चुकी थी। खुशहाली का योग नहीं बन पाया। हमार धर्म संकट रौरा का समझब, हमार जाही के पड़ी। उसका मन क्रोध, क्षोभ, पीड़ा, प्रेम और दायित्व का रंगमंच था। कोठरी के कोने में कमली चुपचाप रोने लगी। उदित बहन के पास आया। दीदिया रो रहल बाड़ू। नारे आंख में तिनका पड़ गइल बा। उदित से कुछ कहा नहीं जा रहा था। तनाव एवं प्रतिशोध के चक्रव्यूह में वह विराम भटक रहा था। उसका मन हो रहा था कि सभी सामान को जोर से जमीन पर पटक दे। वह कोई मशीन का पुर्जा नहीं, सुलगता हुआ किशोर था। उसके भीतर विद्रोह की लहरें धड़क रही थीं। उसे बहन को छोड़कर माँ के साथ शादी में जाना था। उसे लग रहा था कि बाबू तो कह दिया और छोड़ दिया उनको तबाही में भटकने के लिए। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। निरुत्तर निरुपाय खड़ा था। भीतर भयंकर कोलाहल था। एक ज्वालामुखी फट रहा था बाहर। चुप्पी, केवल चुप्पी। नगेसर को उनकी तकलीफ का पता था। वह उनकी पीड़ा महसूस कर रहा था, पर सख्त होने के लिए मजबूर था। बसमतिया के विवाह से लौटते ही उसका दिल्ली लौटने का समय हो जाएगा। वह मन मारे बैठा था। बेटी का बुझा चेहरा देखकर उसने कहा, अगले बेरा आइब त सभे सोनपुर मिला जाए। पिता की नरमाई उस पर बेअसर साबित हो रही थी। वह जवाब में कुछ नहीं बोल सकी। उसकी आंखें बुरी तरह भीग रही थीं। वे झरना चाहती थी। बसमतिया की तमतमाई आंखों में आंसुओं की एक परत तैर रही थी। इन आंसुओं में शब्दों से ज्यादा वजन था। वह बेटे के साथ निकल गई। कुछ दूर जाने पर वह फिर मुड़ी। एक धुंधली सी परछाई जहां कमली को वह छोड़ आई थी दिखाई दे रही थी। फिर उस परछाई को भी अंधेरा लील गया। सिर्फ बस्ती सलीमपुर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। नगेसर कितनी देर तक बेटी की ओर देखे बिना गर्दन झुकाए चुपचाप बैठा रहा। उसके मन पर चोट पड़ रही थी। सोच और सोच उसको गजबज कर रही थी। रात का अंधेरा उसकी पीड़ा की भांति गूंगा था। कमली घर में पिता के साथ थी, पर लगता कि वह निपट अकेली है, अपनी ही सीमाओं में घिरी हुई। उनका दिन जैसे तैसे बीत रहा था। पिता पुत्री के पास जैसे कहने को कुछ नहीं था। मौन उनकी मातृभाषा बन गया था। दोनों सूरज देव के यहाँ साथ काम पर जाते, लेकिन लौटना साथ नहीं होता। मेहमानों की आओ भगत में नगेसर को देर तक रुकना पड़ता। वह संवेदन शून्य होता जा रहा था। अब सुख दुख अलग करके क्या देखना, जिंदगी तो चलती रहती है। पत्नी और पुत्र सोनपुर से वापस आ गए। उन्हें देखते ही नागेसर की आंखें डबडबा गईं। कमली की आंखों के आंसू सूख गए थे। न आंसू, न शिकायत, न विलाप, वहां कांटे उगाए थे। नागेसर का दिल्ली लौट जाने का दिन आ गया। उसको छोड़ने तीनों बस स्टॉप गए। वहां बस स्टॉप जैसा कुछ भी नहीं था। वह चुंगी नाका था। कर पटाने के लिए बसें वहां रुकती तो बस्ती सलीमपुर के यात्री भी चढ़ जाते। लगभग दौड़ते हुए नगेसर जाती हुई बस तक पहुंच सका। बस का दरवाजा खुला और बंद हो गया। वह चला गया। एक टीस को साथ ले भी गया और छोड़ भी गया। वहां अब सिर्फ धूल का धुंधलका बाकी था। बस के ओझल होने तक वे वहीं खड़े रहे, फिर चल दिए। बीच का समय पंख लगाकर उड़ गया। दूर, बहुत दूर मछेरा बांसुरी बजा रहा था। इतनी दूर की बांसुरी की पतली धीमी तान फैले हुए सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। नगेसर के जाते घर खाली और निर्जन हो गया, जैसे खामोश तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। समय कहाँ रुकता है। काल चक्र का पहिया आगे बढ़ता रहता है। तीनों का जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। उस दिन दोपहर से बूंदाबांदी हो रही थी। बसमतिया कमली के साथ सूरज देव के घर चौका बर्तन करने गई थी। शाम होते होते आकाश बिफरे शेर सा दहाड़ने लगा और झमाझम बरसात शुरू हो गई। बिजली और बादल जोर जोर से चमकने और गरजने लगे। बसमतिया रास्ता देख रही थी कि कब बरसात थमे कि दोनों घर जाएं। उदित घर पर अकेला था। असमंजस में उसने अंगड़ाई ली और थकान की गर्द को वजूद से झाड़ने की कोशिश की।
आज मलकिनी का चेहरा उतरा हुआ था। 3-4 दिनों से सूरजदेव बीमार था। शरीर में सूजन थी और छाती में दर्द हो रहा था। उनको देखने छपरा से उसके बड़े भाई विष्णुदेव आए थे। विष्णुदेव कायदे से बात करने वाले आदमी थे। अपने छोटे भाई की तरह पत्थर दे मारने की आदत नहीं थी उनकी। सद्व्यवहार उनकी खासियत थी। उन्होंने गणेशी को डॉक्टर बुलाने छपरा भेजा था, किंतु उसकी कोशिशों के बावजूद कोई डॉक्टर आने को राजी नहीं हुआ। सूरजदेव की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। घर में हलचल मची थी। कुछ तमाशबीन भी आ जुटे थे। विष्णुदेव की राय थी कि सूरजदेव को छपरा अस्पताल लेकर चला जाए। बस्ती सलीमपुर से छपरा 10-12 कोस दूर था। रात का समय, कोई वाहन नहीं। ऊपर से यह आकाश तोड़ बरसात। सूरजदेव की दशा छड़ खराब होती जा रही थी। पूरे बस्ती में 2 ही ड्राइवर थे। चलित्तर पहले ही ड्यूटी के काम से पटना गया था। विष्णुदेव ने गणेशी को दौड़ाया। जहां से भी हो बद्री ड्राइवर को पकड़ लाए। चारों तरफ हड़बड़ी तारी हो गई। वर्षा ऐसी कि प्रलय पैदा करके ही थमेगी। विष्णुदेव की घबराहट बढ़ती जा रही थी। घंटे भर बाद पानी में भीगता गणेशी भयानक मुंह बनाए लौटा। मालिक बद्री के चौपाल ताक आईली, गुलजारी साहब दुकान झाक आईली, खेत खेतार टोला मोहल्ला सब जगह छान मर ली, सार जाने कहाँ बिला गई। गणेशी और बद्री पुराने जुआरी संगतिया थे। बद्री घर पर मुंह ढापे सो रहा था। कह दिया कि इस परले में वह नहीं जा सकता, वह कोई बहाना बना दे। सूरजदेव दर्द से छटपटा रहा था। कराहने की आवाज कमरे के बाहर आ रही थी। अचानक कमरे में चिल्लपों मच गई। अब क्या हो? स्थिति में सनसनाहट आ गई। विष्णुदेव एक फैसले के साथ छोटे भाई की पत्नी के पास गए। अनिच्छा से ही, पर उसे जेठ भाई की बात माननी पड़ी। यह एक ऐसा फैसला था जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद न की थी। बसमतिया और कमली कोने में गठरी बनी बैठी थी। सहसा देखा, उनके सामने विष्णुदेव खड़े हैं। दोनों झट खड़ी हुई। कमली के चेहरे पर तनाव आ गया और होठ अज्ञात भय से कांपने लगे। बसमतिया उनकी आंखों में तैरते सवाल पढ़ रही थी, पर उन्हें देखकर लगा जैसे उन्होंने किसी जटिल सवाल को हल कर लिया हो। बसमतिया कमली से कह दे कि ट्रैक्टर चलाएं, हम सूरजदेव को लेकर आते हैं। वही नहीं, जो भी वहां खड़ा था भौचक उनका मुंह देखने लगे। बसमतिया का मन भंवर में गोते खाने लगा। कई जोड़ी आंखें उस पर टिकी थी। वह दुविधा में थी और घर में खलबली मची थी। ऊपर से लगातार हो रही वर्षा की आवाज। उसने सहमते हुए कहा, मगर मालिक ट्रैक्टर चलावे से बहुत गुस्सा। हम उसके बड़े भाई हैं, उसके पहले मेरा हुक्म है। स्वर में बड़े भाई का अधिकार ध्वनित हुआ। सोच ले मालिक। उसका मन रोशनी और अंधेरे के बीच फरेब खा रहा था। अभी सोचने का टाइम नहीं है। फिर गणेशी की ओर घूमकर कहा, चल सूरज के लेके ट्रैक्टर पर बैठ। एक निर्णय पर पहुंच जाने का इत्मीनान था। घर में शोर शराबा थम गया। गणेशी 2-4 सेवकों के साथ सूरजदेव को सहारा देकर ट्रैक्टर पर बैठाया। दर्द से उसका बुरा हाल था। बिजली की चमक बादलों में नहीं थम रही थी। कमली डरी हुई थी। विष्णुदेव ने प्यार से पुचकार कर कहा, घबराओ मत बबुनी, हम हैं ना। समय भी कितना पेचीदा है। एक वह दिन था जब यही सूरजदेव इस बात के लिए उसे दंड दिए थे। सभी दबी जबान से इस बात को कह रहे थे। बिना हील हुज्जत के कमली ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। सभी तमाशे की तरह उसे घूर रहे थे। विष्णुदेव ने गणेशी 2-3 सेवकों के साथ बसमतिया को भी बैठा लिया। ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और आड़ा तिरछा रास्ता पकड़ चलता बना। सड़कों के बने गड्ढों में पानी के बुलबुले उठ रहे थे। सड़क भी उधड़ी खुदड़ी थी। आसार थे कि पानी देर तक बरसेगा। सूरजदेव दर्द से तड़प रहा था। ओ बचाओ, बड़ी बेचैनी। विष्णुदेव उसे जतन से संभाल रहे थे। आमी अवतार नगर, डोरीगंज, तिलपा। हुमकते हुए वे आधी रात को छपरा भगवान बाजार पहुंचे। वहां चाय और दवा की दुकानें खुली थी। विष्णुदेव का अस्पताल में डॉक्टरों से परिचय था। आते ही इलाज शुरू हो गया। बाहर कमली और बसमतिया के बीच खामोशी बतियाती रही। रात गहरा रही थी। दोनों थक गई थी। वे बार बार ऊँघ रही थी। धीरे धीरे हल्की रोशनी की धुंध छाने लगी। सूरजदेव की स्थिति में सुधार होने लगा। विष्णुदेव ने बाहर आकर कहा, अरे बबुनी, तुम ट्रैक्टर से इसको यहाँ न लाती तो जाने इसकी क्या गति होती। समय पर पहुंचाई हुई मदद से बढ़कर कुछ नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि वह 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा।
उनके उलझे चित्त को शांति मिली थी। वर्षा रुक गई थी। चारों ओर रोशनी फैल रही थी। चलित्र पटना से लौट आया था। जीप से मलकिनी के साथ उदित भी आ गया। मलकिनी आते ही वार्ड में चली गई। उदित इनके पास आ गया। तब तक विशुनदेव फिर प्रसन्न भाव से इनके पास आकर बोले, कमली, तुम्हारा नाम वापस स्कूल में लिखवा दिया जाएगा। सूरज देव ने खुश होकर तुमको यह इनाम दिया है। उनकी आंखों में ही नहीं, आवाज में भी सहानुभूति थी। यह सुनते ही बसमतिया के 5 महीने पुराने नासूर को नरमाहट मिल गई। सीने पर रखा सिलहट उससे अलग हुआ था। भीतर से उछाल फूट कर बाहर आना चाहता था, पर वह गंगा की तरह शांत और निर्मल बनी रही। बस चेहरे पर मुस्कुराहटें अटखेलियां करने लगी। कमली के चेहरे पर जाने कैसे भाव आए, पर स्कूल में वापस दाखिला मिलने की खुशी तो कतई नहीं थी। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे बंद पंछी का पिंजरा खोल दिया जाने पर भी वह पिंजरे में बैठा रहे। बसमतिया ने बेटी को कलेजे से लगा लिया। गर्व से उसके चेहरे की लकीरें चमक उठी, किंतु उदित की आंखों में पुराने दृश्य कौंध रहे थे। इन क्षणों में उस पर न राहत थी न तनाव, केवल भावनाओं का दबाव था। उसके सीने में कितने ही प्रश्न आकर फंस गए। उसकी सोच उसके शब्दों में नहीं समा पा रही थी। दीदिया, तू सूरज देववा के अस्पताल काहे ले आइलू? उसके स्वर में दबा हुआ क्रोध था। अरे लाइत ना तो मर जाए, बसमतिया ने तपाक से कहा। तो मर जाए दे तू। समय कभी सवाल करता है तो कभी खुद जवाब भी देता है। यह समय का ही फेरा है। धूप में गर्मी तेज होने लगी थी। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी समय का फेरा। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।